आमतौर पे हम रिवीजन वीडियो जब बनाते हैं तो एक बोर्ड पे ही पूरा बन जाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि रिवीजन वीडियो में इसमें हमारा कंटेंट ज्यादा है, तो मैं थोड़ा सा डिफरेंट प्रकार से करूंगा। ठीक है। सुधीर, शशि बेटा सुबह सुबह क्लास लेता है, उसके बाद वो टाइम्स ऑफ इंडिया में चला जाता है, टाइम्स नाउ में चला जाता है। तो हम बना रहे हैं रिवीजन वीडियो। तो सब बच्चे सुने। सबसे पहली बात मैंने आपको इसके अंदर क्या बताई थी, मैंने सबसे पहले आपको कुछ बेसिक बातें बताई थी रिगार्डिंग कंसोलिडेशन। तो जो मैंने बेसिक बातें आपको बताई थी वो 2 या 3 भाग में मैं आपके साथ 2 भाग में डिस्कस कर सकता हूं। तो कौन कौन सी वो बातें हैं? नंबर 1 मैंने आपसे कहा था कि जो कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेशन इज रिक्वायर्ड बाय कंपनीज एक्ट। ये किसके द्वारा रिक्वायर्ड है? सेक्शन 133 के द्वारा रिक्वायर्ड है। और जो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन है, ये प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन बाय AS21 है और ये मैंडेटरी है। इसका मतलब आपको इसे कंसोलिडेशन को फॉलो करना जरूरी है। जिसके तहत हम क्या बनाते हैं? वी प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस और कंसोलिडेटेड कैश फ्लो। ये हम अपने पास कवर नहीं करते, पर ये 2 चीजें आपने ऑलरेडी कवर कर रखी हैं, जिसमें हम ये 2 चीजें आपके साथ बनाते हैं। फिर हमने कहा कि सब्सिडरी 2 तरह की हो सकती है। एक हो सकती है होली ओन्ड सब्सिडरी, एक हो सकती है पार्शली ओन्ड सब्सिडरी। जहां होली ओन्ड सब्सिडरी होती है इसमें नो माइनॉरिटी इंटरेस्ट, लेकिन अगर पार्शली ओन्ड है तो इट विल हैव माइनॉरिटी इंटरेस्ट। कुछ याद आ रहा है कि जहां एक सब्सिडरी होली ओन्ड है? अच्छा, अब पता क्या है वो, क्योंकि कैमरा नहीं है हमारे पास, कैमरा मैन इस समय नहीं है, तो थोड़ा सा कैमरा बार बार दाएं बाएं नहीं होगा, तो आई होप उसमें आपको दिक्कत नहीं है। इसके अलावा हमारा होल्डिंग और सब्सिडरी का जो रिलेशनशिप बनता है, उस रिलेशनशिप की वजह क्या होती है? उस रिलेशनशिप की वजह होती है कंट्रोल। तो कंट्रोल का क्या मतलब है? तो मैंने कहा कंट्रोल 2 में से एक चीजों से आ सकता है। या तो ये आ सकता है कि जब होल्डिंग कंपनी होल्ड करती है वोटिंग पावर, कितनी वोटिंग पावर होल्ड करती है? मोर देन 50%। जहां मोर देन 50% वोटिंग पावर है, आप भी साथ साथ आंसर भेजो ना, मुझे अच्छा लगेगा कि आपको कुछ याद आ रहा है। जहां वोटिंग पावर मोर देन 50% होती है वहां पर कंट्रोल होता है। या दूसरा क्या होता है? जहां हमारे पास पावर टू कंपोज गवर्निंग बॉडी होती है, यानी कि हम उस कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं हम उसको हटा सकते हैं, लगा सकते हैं, उसे बोलते हैं पावर टू कंपोज। कंट्रोल में एक AS18 में भी कंट्रोल होता है, जो 3rd क्लॉज होता है वो यहां पर हमारे पास अप्लाई नहीं होता है। ये मैंने आपके साथ कुछ बेसिक बातें की थी, जो आपको एक थ्योरेटिकल बातें थी, सिर्फ इसका इतना ही पार्ट था। हम अपने पास इससे जो बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं उनका फॉर्मेट कौन सा रखते हैं? शेड्यूल 3 का फॉर्मेट रखते हैं। अब बारी आती है कि इसका प्रोसेस क्या होता है, हम कंसोलिडेशन का प्रोसेस कैसे फॉलो करते हैं। इसके अंदर मैंने आपको 2 बातें बताई थी। एक तो मैंने आपको बताया था लॉजिक से और एक मैंने आपको बताया था स्टेप्स से। तो मुझे लॉजिक के साथ बताओ कि लॉजिक के अंदर हम लोग क्या करते थे? हम लॉजिक में अपनी इन्वेस्टमेंट्स को खोलते थे। क्या आप मुझे बताओगे इन्वेस्टमेंट खोलने की एंट्री क्या होती थी? हम नेट एसेट्स जो होते थे वो अपने पास ले लेते, जो पेरेंट का शेयर होता था, हम नेट एसेट्स को ले लेते थे और हम इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर देते थे। जो हमारी बुक वैल्यू है उसको हम क्रेडिट कर देते थे, और डिफरेंस अगर आए तो वो गुडविल में या कैपिटल रिजर्व में डालते थे। ये एक एंट्री होती थी, ये लॉजिकल एंट्री है। अगर कोई पूछे तो हम रियल में कंसोलिडेशन में क्या कर रहे हैं, रियल में ये कर रहे हैं, वो स्टेप्स उसी चीज का एक तरीका है।
इसका मतलब हम गुडविल सीआर क्या एग्जाम में ऐसे करते हैं, इस जनरल एंट्री से करते हैं? द आंसर इज नो। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बताई, बाकी अल्टीमेटली स्टेप्स हम बताएंगे जहां पर आपको हम गुडविल कैलकुलेशन का प्रोसेस बताएंगे। इसके अलावा जो एसेट्स आपके नहीं हैं हम उनको भी अपने साथ कंसोलिडेट कर लेते थे, उसको हम क्रेडिट करते थे माइनॉरिटी इंटरेस्ट में। जो माइनॉरिटी का शेयर होता है हम उससे अपने पास नेट एसेट्स को साथ में ले लेते थे, तथा जो बाद में पोस्ट एक्विजिशन में प्रॉफिट आते थे, भाई जो बाद में पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स आ गए, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, उससे भी तो नेट एसेट बढ़ गए, लेकिन उससे क्या बढ़ता था मुझे बताना? एक तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट बढ़ता था, दूसरा क्या बढ़ता था? जो बाद में प्रॉफिट होते हैं उससे एक तो माइनॉरिटी, वेरी गुड अमन, तो एक तो माइनॉरिटी बढ़ता था, एक कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ता था, यानी कि हमारे वर्किंग नोट नंबर 4 जो बनाते थे उसके अंदर अमाउंट आता था। वर्किंग नोट 4 आपको कोई रट्टा नहीं लगाना, वो आपको याद कराने का तरीका है। हमारी बेसिक एंट्रीज ये हैं, लेकिन इन एंट्रीज को हम फॉलो नहीं करते हैं क्योंकि ये प्रेजेंटेशन ठीक नहीं आती है। तो हम लोग अपने पास क्या करते हैं, हम लोग अपने पास कुछ स्टेप्स अप्लाई करते हैं। स्टेप्स के लिए मैंने कहा सी नेक्स्ट पेज, ठीक है? तो मैं इधर आ गया। तो अब वो स्टेप्स मुझे बताओ कि हम वो स्टेप्स कौन कौन से करते थे। तो सबसे पहले हम आपको यहां पर बता रहे हैं कि हमें क्या क्या कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं। स्टेप्स के अंदर हम आपसे कहते हैं जी सबसे पहले कैलकुलेशन करिए कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, या इसका दूसरा नाम है गुडविल कैपिटल रिजर्व की कैलकुलेशन। इसमें हमारी क्या क्या चीजें आती हैं मुझे फटाफट से याद बताओ। इन्वेस्टमेंट्स जो हमारी है, बुक वैल्यू, जो होल्डिंग कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट है वो ले लेते हैं। इसके अंदर हम कुछ लेस करते हैं। क्या लेस करते हैं? हमारे पास इसके अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगी, जो हमारे पास किसकी है? पेरेंट का शेयर। इसके अलावा हमारे पास प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स आएंगे, जो कहां से आएंगे? फ्रॉम एओपी। इसके अलावा हमारे पास रेक्टिफिकेशन ऑफ डिविडेंड भी हो जाएगी, जिस पर बाद में चर्चा होगी। तो क्या एक एओपी, एक कैलकुलेशन में यही 3 चीजें अधिकतम आपने देखी थी? फटाफट से मुझे बताओ, क्या यही 3 चीजें थी? द आंसर इज यस। इसका डिफरेंस क्या निकलेगा? इसका डिफरेंस गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकलेगा। अगर कैपिटल रिजर्व निकलेगा तो हम इसको ट्रांसफर कर देंगे कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस में, वहां ये कंबाइन होके बाहर चला जाएगा। मैं ब्लैक पेन ले लूं क्योंकि आपको शायद देखने में दिक्कत ना हो। ओके, मैंने कहा इसी कैलकुलेशन को एक और प्रकार से भी कर सकते हैं। वो कौन सा होता है? हम इन्वेस्टमेंट्स को देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स हमारे पास कितनी है। उस इन्वेस्टमेंट में हम अपने पास किसी और प्रकार से भी काम कर सकते हैं। वो क्या होता है? अगर क्वेश्चन में नेट एसेट्स दिए हों आफ्टर रीवैल्यूएशन, तो रीवैल्यूएशन करने के बाद ये कौन से डेट के होते हैं? ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, जिस दिन आपने एक्वायर किया था उस दिन के एसेट्स। आफ्टर रीवैल्यूएशन में पेरेंट का शेयर, क्या ऐसे भी क्वेश्चन आपने किए थे जिनमें आप इस प्रकार से कैलकुलेशन कर रहे थे? अगर क्वेश्चन में डेटा इस तरह का दिया हुआ है तो हम इस तरह से काम करेंगे। यहां पर भी रेक्टिफिकेशन ऑफ डिविडेंड करनी पड़ सकती है। अगर सवाल में डेटा है तो हम रेक्टिफिकेशन यहां पर भी करते हैं। यह भी गुडविल कैपिटल रिजर्व निकलती है। तो कुछ क्वेश्चंस आपके इंस्टीट्यूट ने इस तरह से भी पूछ रखे हैं, कुछ क्वेश्चंस इस तरह से भी पूछ रखे हैं। बस ये अधिकतम पार्ट यही हो सकता है। नंबर 2, हम कैलकुलेशन करते हैं ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट का एक और नाम था, क्या नाम था? नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। हम इसको भी अपने पास कैलकुलेट करते हैं। माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालने के भी 2 तरीके हो गए। पहला तरीका कौन सा है? इक्विटी शेयर कैपिटल हम ले लेंगे। किसकी ले लेंगे? जो माइनॉरिटी का शेयर है। कभी कभी हमारे पास प्रेफरेंस शेयर भी होते हैं। अगर प्रेफरेंस शेयर होंगे तो आमतौर पे प्रेफरेंस शेयर सवाल में होल्डिंग होल्ड नहीं करती है। तो प्रेफरेंस शेयर कौन से हैं? नॉट हेल्ड बाय पेरेंट। तो ये वाले जितने भी होंगे, क्योंकि आमतौर पे 100% माइनॉरिटी के पास ही होंगे, तो इसका मतलब ये भी यहां पर आएंगे। प्लस क्या प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स भी आ जाएंगे? द आंसर इज यस। कौन से वाले? जो माइनॉरिटी का शेयर है। ये कहां से पता चलेगा? एओपी से पता चलेगा। अगर मैं यहां तक कर लूं तो ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट कौन से दिन का आएगा? ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन आएगा।
इसके अंदर मुझे अपने पास ऐड करना पड़ेगा एक और भी, वो क्या है, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट भी कहां से आएगा, एओपी से आएगा। तो ये क्या निकल आएगा, ये आएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट ऑन डेट ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट वाले दिन की माइनॉरिटी इंटरेस्ट आएगी। हम अपने पास जो यहां कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसी का एक ऑल्टरनेटिव नेट एसेट्स का मेथड भी है, मुझे प्रिंट लेना पड़ेगा साथ साथ में। जल्दी चल भाई, जल्दी चल। सेव कर लेना हाथ के हाथ, क्योंकि इंपॉर्टेंट रहेगा ये। मैं अगले पेज पे चला जाता हूं तब तक, ठीक है। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट एक और भी प्रकार से निकाला जा सकता है, वो बताओ वो कौन सा था, नेट एसेट्स का बेसिस। तो दूसरा हो गया माइनॉरिटी इंटरेस्ट बेस्ड ऑन नेट एसेट्स। हालांकि इसके ऊपर आपने मेरे ख्याल से एक आधा क्वेश्चन ही देखा था जिसके अंदर आपके पास नेट एसेट्स देखे थे आपने। कौन से नेट एसेट्स, नेट एसेट्स ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन आफ्टर रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन के बाद। और इसमें किसका शेयर लेना है, माइनॉरिटी का शेयर। क्या ये सीधा सीधा आपके पास माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ जाएगा, द आंसर इज यस। और अगर मान लीजिए ये नेट एसेट्स को मैं अपने पास देखूं, नेट एसेट्स ऑन बैलेंस शीट डेट, तो ये बैलेंस शीट डेट में जो आएंगे ये भी आफ्टर रीवैल्यूएशन, माइनॉरिटी का शेयर, ये आपके पास क्या निकल आएगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकल आएगा। ये निकल कर आएगा तो ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन निकल कर आएगा, ये निकल कर आएगा ऑन बैलेंस शीट डेट, तो ये ऑन डेट ऑफ बैलेंस शीट निकल कर आएगा। इस पर आपके पास सवाल देखने को नहीं मिले थे। अमन, नेट एसेट्स का मतलब है जब बैलेंस शीट डेट पर ही ले लिए तो इसमें टोटल आ गए। ओके, मैंने कहा ऑन बैलेंस शीट डेट जो भी नेट एसेट है आपके पास सीधा आ गया, इस पर आपको कोई सवाल देखने को नहीं मिले। मैंने माइनॉरिटी इंटरेस्ट के बारे में आपको बोला कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट अगर नेगेटिव हो जाए, इफ नेगेटिव, अगर माइनॉरिटी इंटरेस्ट नेगेटिव हो जाए तो आप अपने पास बैलेंस शीट में माइनॉरिटी इंटरेस्ट को कितना दिखाएंगे, माइनॉरिटी इंटरेस्ट को नील दिखाएंगे। और अपने पास जो नेगेटिव बैलेंस है वो कहां पर ट्रांसफर कर देंगे, वो ट्रांसफर हो जाएगा कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस में, अगर ऐसा कभी हो जाए तो। चौथा मैंने आपसे कहा माइनॉरिटी इंटरेस्ट को बैलेंस शीट में कहां शो करेंगे, इसे शो करेंगे आप अपने पास आफ्टर रिजर्व एंड सरप्लस बिफोर नॉन करंट लायबिलिटी। ये उसकी जगह है जहां पर हम अपने पास माइनॉरिटी इंटरेस्ट को दिखाते हैं। मैंने आपके साथ यहां पर जो बातें करी, मैंने आपको नंबर 2 पे माइनॉरिटी इंटरेस्ट बताया कि नंबर 2 क्या है। हालांकि ये नंबरिंग मेरी गलत चल रही है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ये नंबरिंग क्या होनी चाहिए, दिस शुड बी नंबर 2, दिस शुड बी नंबर 3। ठीक है ना, उससे क्या फर्क पड़ता है, आपकी रिवीजन बन रहा है वो तो। अच्छा, फिर मैंने आपसे कहा कि मुझे अब इसके अलावा मैंने आपको क्या सिखाया था, जरा फटाफट से बताइए। सब चीजें आपने सीखी हैं, धीरे धीरे करके सीखी हैं। नंबर 4 इधर नहीं बना रहा, इधर बना रहा हूं। नंबर 4 में आपने सीखा था एओपी बनाना। क्या सबसे इंपॉर्टेंट एओपी ही था? तो हमने एओपी बनाना भी सीखा था। एओपी बनाने के लिए हम अपने पास क्या चीज लेते हैं, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स। इसका एक और भी नाम है, वो क्या नाम था बताओ, कैपिटल प्रॉफिट्स। और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स, इसका एक और भी नाम है, बताओ वो क्या है, रेवेन्यू प्रॉफिट्स। हालांकि जो ये नाम है कैपिटल और रेवेन्यू, ये आमतौर पे आपको देखने को नहीं मिलते। हम इसमें यहां पर रिजर्व्स एंड सरप्लस लेते हैं। कौन कौन से रिजर्व्स एंड सरप्लस लेते हैं, ऑल रिजर्व्स एंड सरप्लस। क्या हम इंक्लूडिंग प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, अगर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं तो वो भी लेते हैं, द आंसर इज यस। हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंस भी लेते हैं। क्या वो नेगेटिव आइटम के रूप में लेते हैं, वो नेगेटिव आइटम के रूप में लेते हैं। तो हमने कहा यहां सभी रिजर्व्स आते हैं, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस, जैसे कि जनरल रिजर्व, जैसे कि सिक्योरिटी प्रीमियम, जैसे कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। हम अपने पास जब इनकी फिगर्स लेते हैं तो ये फिगर्स कहां से आती हैं, ये फिगर्स आपको क्वेश्चन में दी जाती हैं। क्या ये क्वेश्चन में दी जाती हैं, गिवन इन क्वेश्चन, द आंसर इज यस। ये फिगर्स दी जाती हैं। इसके अलावा जो टोटल है, ये टोटल कौन सी डेट से उठाते हैं, ये डेट कौन सी होती है, ये डेट होती है, और ये भी क्वेश्चन में गिवन होती है, और ये होती है डेट ऑफ
बैलेंस शीट, हम बैलेंस शीट से इसको उठाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ये फिगर गायब हो जाती है। अगर ये फिगर गायब हो जाती है, इफ मिसिंग, तो हम लोग क्या मानते हैं? अगर ये मिसिंग हो तो हम मानते हैं सेम एज टोटल। हम सेम एज टोटल मानते हैं कि यानी ये जो फिगर थी वो यहां पर भी इतनी ही फिगर थी। इसके डिफरेंस को हम बैलेंसिंग फिगर से ढूंढते हैं। इसका जो डिफरेंस आता है उसे हम किससे ढूंढते हैं? दिस इज माई बैलेंसिंग फिगर। मैंने कहा इसके अंदर हम लोग कुछ एडजस्टमेंट्स करते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर क्या एडजस्टमेंट्स करते हैं? हम इसके अंदर अपने पास ऐड कर देते हैं बोनस। कौन सा वाला बोनस ऐड करते हैं? ये बोनस ऐड करते हैं इफ एंट्री हैज बीन मेड। अगर मान लीजिए आपने कोई एंट्री कर दी है बोनस की, तभी आपके पास आएगा। प्लस हम इसमें ऐड कर देते हैं डिविडेंड। ये कौन से डिविडेंड्स होते हैं? जो भी एओपी के पीरियड में आते हैं। कुछ याद है, मैंने इसके ऊपर आपको जब नोट्स लिखवाए थे तो मैंने एक ऐसा भी डिविडेंड लिया था जो एओपी के पीरियड से बाहर था। जहां से एओपी स्टार्ट होता है और जहां तक जाता है, उसके अलावा अगर कोई एओपी है तो बेकार है। इसका मतलब मेरे पास डिविडेंड जो भी होगा वो कौन सा वाला होगा? एओपी का पीरियड का। यहां पर सारे डिविडेंड्स आएंगे, ऑल डिविडेंड्स, चाहे हमारे पास वो क्वेश्चन में इंटरिम नाम से आए, चाहे वो फाइनल के नाम से आए, चाहे वो कहे इनका सोर्स प्री का है या इनका सोर्स पोस्ट का है, मैं बोलता हूं ऑल डिविडेंड्स आएंगे। ओके, जितने भी डिविडेंड्स हैं जो एओपी के पीरियड में आते हैं वो सब यहां पर चले आएंगे। इतना करने के बाद इसमें यूपी नहीं आएगा। इस बारे में किसी बच्चे ने क्वेरी भी भेजी थी जो मैंने आपको मना कर दिया था। फिर मैंने कहा इसके बाद आएगा टाइम एडजस्टमेंट। टाइम एडजस्टमेंट एक अजम्पशन लगाती है। क्या अजम्पशन लगाती है? वो अजम्पशन लगाती है कि एज्यूम कि प्रॉफिट्स हैव बीन अर्न्ड इवनली, यानी इवनली प्रॉफिट्स अर्न हैं। ये हमारी अजम्पशन होती है। हम अपने पास इसको क्या करते हैं? हम इन्हीं प्रॉफिट्स को डिवाइड कर देते हैं जो आपका गैप है एओपी के पीरियड का। तो मुझे ये बताओ आपके एओपी के पीरियड का गैप कितना होगा? भाई ये आपका क्वेश्चन का डेटा दिया होगा ना कोई डेट होगी। इस डेट में और इस डेट में जो गैप है मल्टीप्लाइड बाय कौन से, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? जो आपके पास बिगिनिंग का डेटा दिया हुआ है माइनस डेट ऑफ एक्विजिशन, उसके हिसाब से हम अपने पास एओपी में ये प्रॉफिट्स को हटाएंगे और इन प्रॉफिट्स को यहां पर ट्रांसफर कर देंगे। ये करने के बाद जो मेरे प्रॉफिट्स निकलेंगे उसको मैंने नाम दिया टोटल। अभी इसमें और भी एडजस्टमेंट्स आनी है, लेकिन मुझे इसके अंदर उधर जाना पड़ेगा। चल पड़ू उधर में, इस टोटल में इधर आ जाइए। अब इधर तो ये टोटल मैंने दोबारा से यहां लिख दिया। मुझे इसके बाद माइनस करना पड़ता है बोनस। बोनस को कहां से माइनस करेंगे? अगर क्वेश्चन मेंशन कर दे कि भाई ये प्री का है तो प्री में से माइनस करेंगे। क्वेश्चन मेंशन कर दे पोस्ट का है तो हम पोस्ट में से माइनस करेंगे। यानी क्वेश्चन मेंशन जैसा करेगा वैसा करेंगे। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम अपने पास बोनस को क्या मानेंगे? बोनस को हम प्री में से मानेंगे। अगर कुछ में लिखा हुआ नहीं है, माइनस कर देंगे डिविडेंड्स। डिविडेंड फिर से सारे ही माइनस होंगे जो आपने ऐड किए थे, वो ऑल डिविडेंड यहां माइनस होंगे। चाहे होल्डिंग को मिले चाहे ना मिले, यहां पे सारे माइनस होंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए फिर से अगर क्वेश्चन मेंशन कर दे कि ये डिविडेंड प्री एक्विजिशन में से दिया या पोस्ट एक्विजिशन से दिया तो वहां माइनस करेंगे। नहीं तो हमने आपको एक आइडेंटिफाई करने के लिए आइडेंटिफायर दिया था। आइडेंटिफायर क्या था? हमने कहा क्वेश्चन में देखो डिविडेंड पेड की डेट क्या है। अगर पेड एट द एंड ऑफ द ईयर है तो इसका सोर्स क्या माना जाएगा? अगर पेड एट द एंड ऑफ द ईयर है तो इसका सोर्स क्या मानेंगे? हम बोलेंगे साहब ये डिविडेंड हमारे पास कौन सा होगा? करंट ईयर के सोर्स से होगा। अगर करंट ईयर का सोर्स है तो क्या करंट ईयर हमेशा प्री होगा या करंट ईयर हमेशा पोस्ट होगा या करंट ईयर प्री और पोस्ट कुछ भी हो सकता है? तो यह डिपेंड करता है। इट कैन बी प्री, इट कैन बी पोस्ट। फिर मैंने आपसे कहा कि अगर डिविडेंड पे होता है, कहां पर पे होता है? ड्यूरिंग द ईयर पे होता है।
तो जहां पर ये ड्यूरिंग द ईयर पे होता है, इसका सोर्स क्या मानेंगे? इसका सोर्स मानेंगे प्रीवियस ईयर। इसका सोर्स क्या मानेंगे? प्रीवियस ईयर। और प्रीवियस ईयर मुझे बताओ क्या होगा? क्या प्रीवियस ईयर प्री भी हो सकता है, प्रीवियस ईयर पोस्ट भी हो सकता है? द आंसर इज यस, इट कैन बी प्री और इट कैन बी पोस्ट। वो आपको अपने पास क्या करना चाहिए? इसके लिए आपको अपने पास एक फोटो बनानी चाहिए। इसका मतलब मैंने आपको यहां फोटो रिकमेंड की थी कि जब भी क्वेश्चन में डिविडेंड आता है, फोटो इज रिकमेंडेड, जिसके अंदर आप अपने पास एओपी की 2 डेट्स लेते हैं और डिविडेंड को लिखते हैं कि कब कब डिविडेंड बटा था और डेट ऑफ एक्विजिशन का एरो लगा देते हैं। इससे आपके पास ये आइडेंटिफाई हो जाता है। अगर कभी मान लो आइडेंटिफायर साइलेंट है, मतलब यही नहीं पता चल रहा कि डिविडेंड एंड में पे हुआ है या ड्यूरिंग द ईयर पे हुआ है, तो हमने कहा था आप एनी पार्ट एज्यूम कर लो, एनीथिंग एज्यूम कर लो, आपका क्वेश्चन का आंसर सेम आएगा। सेम आंसर बाय बोथ मेथड्स। इसके अंदर आपको मैंने एक सवाल भी कराया था, आई डोंट रिमेंबर द क्वेश्चन नंबर, बट उसके अंदर आपके पास क्वेश्चन के अंदर हमने प्रूव भी किया था कि आपको ये ले लेंगे तो भी सेम है, ये ले लेंगे तो भी सेम ले लेंगे। ओके युग, आप तो थोड़ा वहां चले गए, रेक्टिफिकेशन में चले गए, उसकी बात नहीं कर रहा। समीक्षा ने कहा है कि इस पर क्वेश्चन 44 भी किया था हमने, जहां पर आपने ऐसा किया था। ओके, मैंने कहा इन 2 के बाद इसके अंदर हमारे पास यूपी भी आएगा। यूपी कहां पर आएगा? पोस्ट में आएगा। यूपी तब आएगा जब अपस्ट्रीम होगा, नॉट ऑलवेज। ये कब आएगा? जब अपस्ट्रीम होगा। यूपी को निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? आपको स्टॉक इन हैंड चाहिए होगा मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ प्रॉफिट चाहिए होगा। ये रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट चाहिए होगा कि ऑन सेल चाहिए होगा? ये ऑन सेल्स चाहिए होगा, तो आपके पास ये मिलेगा। प्लस माइनस इसमें रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस भी हो सकता है, तो रिवैल्यूएशन का प्लस माइनस कितना इफेक्ट होगा, इसके लिए मैं आपके साथ अभी थोड़ी देर में और डिस्कशन करूंगा। और इसके अलावा इसमें कॉन्सिक्वेंशियल डेप्रिसिएशन भी आ सकती है, डेप्शन माइनस भी हो सकती है, प्लस भी हो सकती है। तो मैं फिर से क्या इसके अंदर भी दोनों के आगे प्लस माइनस लगा दूं कि इसमें कुछ भी हो सकता है। ये करने के बाद जो बैलेंस निकल कर आता है, इसके हम शेयरिंग कर देते हैं। जब शेयरिंग करते हैं तो एच और माइनॉरिटी इंटरेस्ट का शेयर करते हैं। जब मैं होल्डिंग कंपनी की देखता हूं तो मैं देखता हूं एच ने कितने शेयर हेल्ड कर रखे थे, तो ये आप अपने पास लेंगे इंक्लूडिंग बोनस। अगर आप ये विदाउट बोनस लेंगे तो डिनोमिनेटर भी विदाउट बोनस लेंगे, और आप देखेंगे सब्सिडरी के टोटल शेयर कितने हैं इंक्लूडिंग बोनस। तो अगर आप दोनों चीजें इंक्लूडिंग बोनस लेंगे तो आपकी रेशियो ठीक आएगी। एक इंक्लूडिंग ले लेंगे, एक एक्सक्लूडिंग ले लेंगे तो गलत आएगी। तो कई जगह पर आपको ये दिक्कतें आती हैं। यहां वर्ड हेल्ड लिखा हुआ है तो मतलब इसमें बोनस जुड़ा हुआ है। कभी कभी वो कहता है एच ने परचेज किए शेयर इतने, इसका मतलब वहां पर आपको अपने पास एडिशन करके दिखाना पड़ता है कि इसमें बोनस कितना हो गया। यह क्वेश्चन की लैंग्वेज में देखा जाता है। बैलेंस जो शेयर आता है वो माइनॉरिटी का आता है, इसमें इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ये 4 चीजें कहां कहां पर जाएंगी? ये दोनों चीजें माइनॉरिटी इंटरेस्ट में जाएंगी, ये कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में जाएगा, ये आपका कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा। ये मैंने आपको एओपी बनाना सिखाया था। उसके अंदर ऑफ कोर्स इस चीज को यहां बनाने में हमें बहुत दिन लगे थे, बट ये हमारा एओपी था। मेरे पास फिर से जगह खत्म हो गई है, मुझे यहां पर फिर से प्रिंट आउट लेना पड़ेगा। ये वाला सेव कर दिया। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 4 था। अभी प्रखर आपका पॉइंट अलग है। एओपी बनने के बाद बाकी सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। पॉइंट नंबर अब कौन सा था रवि? 5 नंबर आएगा ना? मेरे ख्याल 5 नंबर ही आएगा। हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में लाइन बाय लाइन एसेट्स को और लायबिलिटीज को कंबाइन कर देते हैं। हम जब इन्हें कंबाइन करते हैं तो इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स आ सकती हैं। कौन कौन सी एडजस्टमेंट? जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स आ सकती हैं? एक, जो हमारे पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, हमको इसके अंदर एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती है। किसकी? रीवैल्यूएशन की।
तथा इसमें डेप्रीसिएशन की एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती है। हम अपनी जब स्टॉक को लिखते हैं तो स्टॉक चाहे डाउनस्ट्रीम हो चाहे अपस्ट्रीम हो, हमें अपने पास स्टॉक में यूपी को लेस करना पड़ता है। इसके अलावा डेटर्स क्रेडिटर्स में या बीआरबीपी में या कोई भी रिसीवेबल पेबल में हमारे पास कॉन्ट्रा हो सकता है। कॉन्ट्रा आपको देखना पड़ता है कि फाइनली कितना कॉन्ट्रा करना है। इसका मतलब वो कई बार ऐसा बोलता है कि इसने इतना देना इतना लेना, तो जो लोअर होता है वही कॉन्ट्रा कर पाते हो अपने पास कि कितना आपके पास कॉन्ट्रा है। फिर मैंने आज सुबह बताया था कि कैश इन ट्रांजिट भी हो सकता है, कि अगर क्वेश्चन कभी कह दे कैश इन ट्रांजिट है तो सीआईटी को आप एसेट के रूप में दिखाओगे और रिड्यूस क्या कर दोगे, रिड्यूस अपने पास डेटर को रिड्यूस करके दिखा दोगे। यानी मेरे पास ये भी इफेक्ट आ सकता है। अच्छा, यूपी क्या मशीन पर भी हो सकता है? यूपी मशीन पर भी हो सकता है। जब ये यूपी की बात करें तो ये स्टॉक पर ना होकर अगर मशीन पर होगा तो क्या रिड्यूस होगा, तब मशीन को रिड्यूस करेंगे इंस्टेड ऑफ स्टॉक। तो इसका मतलब यह कि यूपी से कोई जरूरी नहीं कि स्टॉक का ही हो, किसी और चीज का भी यूपी हो सकता है। हमारी बैलेंस शीट में यही एडजस्टमेंट्स आती हैं। इसके अलावा हमने बताया था कि हम एक और वर्किंग नोट बनाते हैं, वो कौन सा होता है? कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस, जिसमें हम कौन से शेयर्स लिखते हैं, जो पेरेंट के रिजर्व्स एंड सरप्लस हैं, ये लिखते हैं। इसके अलावा हम पोस्ट एक्विजिशन के जो प्रॉफिट एओपी से आए थे वो भी लिखते हैं। इसके अलावा यूपी कौन सा वाला यूपी माइनस करते हैं, डाउन स्ट्रीम का यूपी हम माइनस करते हैं। इसके अलावा हम अपने पास प्लस कर देते हैं कैपिटल रिजर्व, जो कहां से आएगा? वर्किंग नोट नंबर 2 से आएगा। यानी जो गुडविल की और कैपिटल रिजर्व की कैलकुलेशन की थी हमारे पास, अगर वो है तो वो भी आएगा। रेक्टिफिकेशन ऑफ डिविडेंड, अगर डिविडेंड की रेक्टिफिकेशन है तो पेरेंट का शेयर हम यहां पर डिविडेंड में रेक्टिफाई भी करेंगे। तो ये जो निकल कर आएगा ये कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस बन जाएगा। ये मैंने आपके साथ बेसिक बातें करी। ओ माय गॉड, ये बेसिक बातें हैं। हाँ, फिर 7 नंबर पे आ गए। रीवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट हमने क्या की थी? रीवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट हमने क्या की थी? तो रीवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट क्या है? एमसी कहां लिखा है? बच्चा कह रहा है आपने एमसी लिखा है। एमसी ऑन मशीन लिखा है। यूपी मशीन पर भी हो सकता है। क्या ये वीडियो आप बाद में फिर से डाउनलोड करके पूरा सा फिर से लिख सकते हो? अगर कहीं भी दिक्कत आए तो आप ऐसा कर सकते हैं। ओके, देयरफॉर अगर कहीं पर भी कोई चीज आपको मिस हो जाए तो वीडियो को फिर रोकना, पॉज करना, फिर देखना मैंने क्या बोला, वही लिख सकते हो। ठीक है। रीवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट्स, इसके लिए मैंने कहा ये इसके लिए पहले लॉजिक बताया कि रीवैल्यूएशन एडजस्टमेंट क्यों की जाती है। टू करेक्टली कैलकुलेट गुडविल और कैपिटल रिजर्व, ये उसका रीजन है। हम सिर्फ और सिर्फ किसके एसेट्स को रीवैल्यू करते हैं? हम रीवैल्यू करते हैं सब्सिडरी के एसेट्स और लायबिलिटीज, इसको रीवैल्यू करते हैं। इसका प्रोसेस क्या था? इसके प्रोसेस में मैंने 2 बातें बताई थी। मैंने कहा ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन आपको 2 चीजें चाहिए। बताओ क्या चाहिए? मार्केट वैल्यू ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। क्या ये हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगी? मार्केट वैल्यू तो हमेशा ही गिवन होगी ना, वो कैसे आपको ढूंढ सकते हो? और आपको क्या चाहिए? बुक वैल्यू ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। क्या इसमें पंगा हो सकता है बुक वैल्यू में? हां, अगर ये मिसिंग है तो आपको ये कैलकुलेट करनी पड़ सकती है। मे बी रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, वो आपको चेक करना पड़ेगा कि आपको उसने बुक वैल्यू कौन सी दी है, आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा। इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाता है? यह कहलाता है रिवैल्यूएशन गेन या रिवैल्यूएशन लॉस, जो कहां चला जाता है? एओपी में। एओपी में ऑलरेडी समझाया हुआ है, वहां कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे यहां पर कॉन्सिक्वेंशियल डेप्रीसिएशन की एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती है। इसके लिए हम क्या करते हैं? हम रिवाइज्ड मार्केट वैल्यू के ऊपर हम डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करते हैं पोस्ट एक्विजिशन पीरियड की। ये पोस्ट एक्विजिशन पीरियड क्या फुल ईयर होगा या पार्ट ऑफ द ईयर भी हो सकता है?
जो ये पोस्ट एक्विजिशन पीरियड है, ये फुल ईयर भी हो सकता है और पार्ट ईयर भी हो सकता है। अगर ये फुल ईयर होता है ना तो इसका एक शॉर्टकट होता है, अगर ये फुल ईयर होता है तो इसका एक शॉर्टकट होता है कि आप इसी पर डेप्शन लगा दो तो भी काम हो जाता है। और अगर मान लीजिए ये पोस्ट पीरियड पार्ट है यानी फुल ईयर नहीं है, तो आपको यही वाले तरीके से करना है, फिर इसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगाई जा सकती। ये आपने एक स्मार्ट मेथड सीखा था, उसके अंदर मैंने बताया था। माइनस कर देते हैं डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज्ड, जो डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज है वो माइनस कर देते हैं। तो इसका डिफरेंस क्या निकल कर आता है? इसका डिफरेंस निकल कर आता है एडिशनल डेप्रिसिएशन या सेविंग्स इन डेप्रिसिएशन। ये आपके पास अमाउंट निकल आता है। क्या ये अल्टीमेटली कहां चला जाता है? ये भी एओपी में चला जाता है, हमने इसे भी एओपी में बताया था। इसके अलावा हमने कहा कि जो आपने रिवैल्यूएशन की है एंड उसकी जो डेप्रिसिएशन है, ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंदर भी आपके एसेट्स को अफेक्ट करती है। ये आपकी रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट थी। 8 नंबर पे हमने आपको बोनस के बारे में कुछ बताया था। तो बोनस के बारे में हमने आपको जो बताया था वो क्या बताया था? हमने बोनस के बारे में बताया था कि बोनस एक नॉन अफेक्टिंग आइटम है, यानी बोनस कोई जैसे रिवैल्यूएशन में ये लॉजिक था, बोनस में कोई ऐसा लॉजिक नहीं है कि हम क्यों करते हैं, हम सिर्फ स्टिल हेल्ड देख रहे होते हैं, इसलिए हमें बोनस को एडजस्ट करना पड़ता है। बोनस के बारे में मैंने आपसे कहा था कि सवाल 2 प्रकार से हो सकता है। वो ये हो सकता है बोनस की एंट्री नॉट डन। अगर बोनस की एंट्री नॉट डन है तो मैंने आपसे कहा था बोनस को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो ऐसे में आप अपने पास शेयर कैपिटल में क्या मल्टीप्लाई कर देंगे? आप बोनस की रेशो को मल्टीप्लाई कर देंगे। इनमें कोई पंगा नहीं आता है, यानी बोनस की रेशो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बोनस का अमाउंट निकल आएगा। फिर मैंने आपसे कहा था इस बोनस को हम क्या पोस्ट में ऐड बैक करेंगे? क्या हम इसको पोस्ट में ऐड बैक करेंगे? द आंसर इज नो, क्योंकि ये बोनस की तो एंट्री नहीं कर रखी थी। तो हम इस बोनस को रिड्यूस करेंगे। कहां रिड्यूस करेंगे? आफ्टर टाइम एडजस्टमेंट्स। और कहां से रिड्यूस करेंगे? डिपेंड करता है कि क्वेश्चन ने अगर सोर्स बता रखा है पोस्ट में से तो पोस्ट में लेस करेंगे, क्वेश्चन ने प्री में से बोल रखा है तो प्री में लेस करेंगे, कुछ नहीं लिखा है तो हमने कहा हम प्री में से लेस करेंगे। सोर्सिंग हम ऑलरेडी एओपी में बता चुके हैं, उसके हिसाब से हम अपने पास इसको लेस करेंगे। बोनस के अलावा हमारे पास बोनस का दूसरे प्रकार की एडजस्टमेंट आ सकती है जिसमें लिखा होता है एंट्री हैज बीन डन। मैंने आपसे कहा था इसमें बोनस का अमाउंट सावधानी से निकालें, क्योंकि बोनस में जो शेयर कैपिटल होगी वो हो सकता है आफ्टर बोनस हो। तो हम जो शेयर कैपिटल होगी उसमें रेशो लगाएंगे 1 डिवाइडेड बाय बोनस रेशो +1। भाई मान लीजिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बोनस की रेशो 1/7 है, तो आप रेशो क्या लगाओगे? 1/7 या 1/8? फिर आप 1/8 लगाओगे, क्योंकि वो ऑलरेडी एडजस्टमेंट हो रखी है। यानी इस प्लस इस 1 को हम दोबारा से यहां पर क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे अपने पास, ठीक है। फिर मैंने आपसे कहा था ये बोनस कहां पर एडजस्ट होगा? ये बोनस आपका बिफोर टाइम एडजस्टमेंट, टाइम एडजस्टमेंट से पहले किस में ऐड हो जाएगा? पोस्ट एक्विजिशन में ऐड हो जाएगा। फिर हमने कहा कि ये बोनस को डिडक्ट भी कर देंगे। कब डिडक्ट कर देंगे? आफ्टर टाइम एडजस्टमेंट हम डिडक्ट करेंगे। किस पर बेस्ड? बेस्ड ऑन सोर्स। हम सोर्स के हिसाब से इसे डिडक्ट करेंगे। चूंकि यहां शेयर कैपिटल बढ़ी हुई है तो हम शेयर कैपिटल के साथ नो छेड़छाड़, यानी वो शेयर कैपिटल जो आपके पास आ रही है वो वही चलेगी। यहां पर आपको अपने पास शेयर कैपिटल इंक्रीज करके शेयर कैपिटल का इंक्रीज्ड अमाउंट ही कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में और इंक्रीज्ड अमाउंट ही माइनॉरिटी इंटरेस्ट में डालना पड़ता है। यहां मैंने यह भी कहा था कि जब बोनस होता है तो होल्डिंग रेशियो सावधानी से निकाली जाती है। होल्डिंग रेशियो क्या है कि एच ने कितने शेयर होल्ड कर रखे हैं, या तो ये विद बोनस ले लो या ये विदाउट बोनस ले लो, जो भी लेना है आप एक चीज ले लो, डिवाइडेड बाय जो टोटल शेयर कैपिटल लेनी है ऑफ एस कंपनी, वो भी आप क्या लेंगे? या तो विद लोगे या विदाउट लोगे। इसका मतलब हमने इसके ऊपर भी आपको ये बातें कही थी, तो बोनस के कंटेक्स्ट में मैंने आपके साथ ये बातें करी थी। क्या मैं इसका भी प्रिंट आउट ले लूं?
इसका भी प्रिंट आउट ले लेते हैं। सहस पर आपके मैसेज आने बंद हो गए, सहस चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हाँ, आदर्श ने कहा चल रहा है। आप सो गए, इसका मतलब ये हो गया। तो रवि, मैं इस वाले को रब कर दूं, दूसरे वाले पार्ट को, इस पार्ट को रब कर दूं रवि, ठीक है। इसके अलावा हमने आपके साथ क्या बात करी? नंबर पता नहीं कौन सा था, हमने आपके साथ डिविडेंड की भी एडजस्टमेंट करी थी। हमने आपके साथ डिविडेंड की एडजस्टमेंट भी की थी। नंबर पता नहीं, मैं बोर्ड के पीछे चला गया, कौन सा नंबर था, अगर आपको पता है तो बता दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, फिर बाद में बोर्ड घुमाएंगे तो देख लेंगे। तो डिविडेंड की जो एडजस्टमेंट की थी उसके अंदर हमने आपको क्या क्या बातें बताई थी? हमने कहा था एक तो डिविडेंड का अमाउंट आपको कैलकुलेट करने में दिक्कत हो सकती है। डिविडेंड की कैलकुलेशन में दिक्कत आ सकती है। यह किस केस में आ सकता है? इफ बोनस एंड डिविडेंड दोनों एक साथ हो तो आपको अमाउंट सावधानी से निकालना है। बस सावधानी ही बोल सकता हूं, और तो कुछ नहीं बोल सकता। कि आपको दोनों अगर सामने बोनस भी आ जाए, डिविडेंड भी आ जाए, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि बोनस पर भी डिविडेंड देना है या नहीं देना है। यह एक पार्ट बताया था हमने। दूसरा मैंने आपसे कहा था कि डिविडेंड का ट्रीटमेंट क्या होगा। तो डिविडेंड के ट्रीटमेंट में मैंने आपको जो बातें बताई थी उसमें दो बातें थी। एक तो मैंने एओपी का ट्रीटमेंट था जो मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका, ऑलरेडी डिस्कस, वो एओपी के साथ ही मैंने डिस्कस कर दिया। इसके अलावा हमारा डिविडेंड का एक और भी ट्रीटमेंट था। वो क्या था कि अगर एच ने डिविडेंड रिसीव किया है तो यहां पर वर्ड देखा जाएगा एच ने डिविडेंड रिसीव किया है। तो एच कौन से डिविडेंड रिसीव करता है? जो एओपी के बीच में जितने भी डिविडेंड होते हैं सारे ये रिसीव करता है। फटाफट से याद करके बताओ। जो एओपी बिगिनिंग से एंड तक का था, हमने सारे डिविडेंड लिए थे। क्या होल्डिंग कंपनी सारे वो डिविडेंड रिसीव करती है? द आंसर इज नो। वो सारे के सारे डिविडेंड नहीं रिसीव करती है। वो कौन से वाले डिविडेंड रिसीव करती है? एक्विजिशन के बाद वाले, ओनली एक्विजिशन के बाद वाले। अगर वो प्री एक्विजिशन के साथ दिए गए हैं, यानी उसका सोर्स क्या है? इफ प्री एक्विजिशन, तथा रॉन्गली रिकॉर्डेड हैं, मतलब क्वेश्चन में आपको ये कह दे करेक्टली रिकॉर्डेड है, फिर आप रेक्टिफिकेशन नहीं करेंगे। जब ये तीनों बातें पूरी हो जाएं तो हम रेक्टिफिकेशन भी करते थे। वो रेक्टिफिकेशन कैसे करते थे? हम अपने पास कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में माइनस कर देते थे। वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। इन्वेस्टमेंट्स को लेस कर देते थे। और इसके अलावा हम कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस में भी रेक्टिफिकेशन ऑफ डिविडेंड कर देते थे। ऑलरेडी मैं इसके साथ डिस्कशन कर चुका हूं। इसका मतलब डिविडेंड की एडजस्टमेंट जो होती थी वो ये वाली एडजस्टमेंट होती थी। प्रखर आपका पॉइंट कवर हो चुका है, आई होप आपको पता चल गया। लेकिन ये नंबर आपने किसी ने बताया नहीं कि नंबर कौन सा था। डिविडेंड की हमने ये एडजस्टमेंट आपके साथ की थी। इसके अलावा हमने आपसे कहा कि जो यूपी है, यूपी चाहे मशीन का हो चाहे स्टॉक का हो, आपको देखना क्या है कि आपके पास कितना स्टॉक या कितने की मशीन थी जो आपके पास पड़ी है, इनटू रेट ऑफ प्रॉफिट क्या है। तो आप अपने पास यूपी को कैलकुलेट कर लेंगे ऑन सेल, और हम इसको अपने पास चेक करेंगे। ये यूपी क्या हो सकता है? या तो डाउनस्ट्रीम हो सकता है या ये अपस्ट्रीम हो सकता है। डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या होता है? पेरेंट ने सेल किया था। और अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है? कि सब्सिडरी ने सेल किया था, एज सोल्ड। इसके अंदर हम क्या कम कर देंगे? हम अपना स्टॉक कम कर देंगे या मशीन कम कर देंगे अगर यूपी ऑन मशीन है, तथा डाउनस्ट्रीम है तो कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस भी रिड्यूस कर देंगे। अगर अपस्ट्रीम होगा तो ऑफ कोर्स स्टॉक या मशीन जिसमें भी आपने प्रॉफिट कमाया था वो कम कर देंगे, तथा एओपी के अंदर हम अपने पास पोस्ट एक्विजिशन के प्रॉफिट्स को रिड्यूस कर देंगे। बैलेंस शीट के अंदर भी बातें बता दी और इसकी बातें बता दी। तो हमने अपने पास कहा कि ये आपका यूपी का ट्रीटमेंट था। इसके अलावा मैंने आपसे कहा कि हम कॉन्ट्रा एडजस्टमेंट करते थे। वो मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दी है कि वो हमारे पास कैसे कॉन्ट्रा की एडजस्टमेंट होती थी। ये मैंने आपके साथ एडजस्टमेंट्स कर डाली। जितनी भी एडजस्टमेंट्स होती थी वाइल प्रिपेयरिंग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। फिर मैंने आपको कहा कि कंसोलिडेटेड पी&एल अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो मैंने कहा कंसोलिडेटेड पी&एल में तीन बातें थी।
एक तो अपने पास हम जो भी कॉन्ट्रा आइटम्स हैं वो हम एलिमिनेट कर देंगे। कॉन्ट्रा आइटम कौन सी हो सकती है? सेल परचेज की हो सकती है, इनकम खर्चों की हो सकती है। तो जो भी आपके पास होगी हम उसको क्या कर देंगे? एलिमिनेट कर देंगे। इसके अलावा यूपी अगर क्वेश्चन में है तो उसको ट्रीट करेंगे एज एक्सपेंस और उसे चेंज इन स्टॉक के नाम से अपने पास खर्चे में एडजस्ट कर देंगे। इसके अलावा डिविडेंड अगर मान लीजिए पे कर रखा है, पे किसने कर रखा है? पे कर रखा है बाय सब्सिडरी। इसका ट्रीटमेंट तो होता है, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? ये हमको अपने पास डिविडेंड की जो इनकम है उसमें रिड्यूस करना होता है और साथ में ही कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस में से भी इसे रिड्यूस करना होता है। पर यह तो उसका करेक्ट ट्रीटमेंट है, ये लेकिन इंस्टीट्यूट फॉलो नहीं करता है। इंस्टीट्यूट क्या करता है? डिविडेंड पेड को इग्नोर कर देता है बाय गिविंग अ नोट। तो आप भी अपने पास उस नोट को लगाओ, तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो हमने आपके साथ ये कहा ये कॉन्ट्रा आइटम होती है। जब यूपी को कॉन्ट्रा किया जाता है तो सेल परचेज भी कॉन्ट्रा होती है। ऐसा एक क्वेश्चन में, थ्योरी क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि भाई अगर कोई यूपी हो तो क्या क्या कॉन्ट्रा करेंगे, तो हमने कहा सेल परचेज भी करेंगे और यूपी को भी कॉन्ट्रा करेंगे। आई होप वो क्वेश्चन 13 था। इसके अलावा मैंने आपको बोला कि हमको प्रॉफिट ऑन सेल डिस्क्लोज करना पड़ता है। तो प्रॉफिट ऑन सेल डिस्क्लोज करने के लिए इसका एक स्पेशल तरीका है। वो स्पेशल तरीका क्या है? सेल प्रोसीड्स को उठाते हैं और सेल प्रोसीड्स में से क्या माइनस कर देते हैं? हम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस नहीं करते, हम नेट एसेट वैल्यू माइनस कर देते हैं कि पेरेंट के कितने नेट एसेट वैल्यू है, नेट एसेट वैल्यू पेरेंट के पास कितने थे वो लेस कर देते हैं। तो आपके पास क्या निकल आता है? ये गुडविल आपका उल्टा हो गया, समझ लो। इसी को प्रॉफिट ऑन सेल या लॉस ऑन सेल बोलते हैं। यह आपको अपने पास डिस्क्लोज करना पड़ता है। इसके अलावा हमने कहा कि हमको अपने पास सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो करनी पड़ती हैं बाय सब्सिडरी, जो एज पर पेरेंट होंगी। तो जो पेरेंट की पॉलिसीज होंगी वही सब्सिडरी की पॉलिसीज होनी चाहिए। जिसके लिए हम क्या करते हैं? हम अपने एसेट्स या लायबिलिटीज की वैल्यूज को चेंज कर देते हैं इन बैलेंस शीट ऑफ एस। और इसके अलावा इसका सेकंड इफेक्ट कहां पर डालते हैं? इसका सेकंड इफेक्ट हम रिजर्व्स एंड सरप्लस में इसका सेकंड इफेक्ट डाल देते हैं। तो ये हमारे पास टोटल कंसोलिडेशन थी जो आप लोगों ने की, जिस पर हमने आपके साथ कुछ कुछ बातें बताई। प्रखर डेप्रीसिएशन का कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हमने कर लिया ना, कि जहां पर डेप्रीसिएशन आपके पास आएगी मिडल ऑफ द ईयर में, तो आपको फुल वैल्यू पर डेप्शन लगा के माइनस बुक वैल्यू करनी है उसके अंदर, नहीं तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। डेप्रीसिएशन ढूंढने के लिए आपको दो बुक वैल्यूज देखनी पड़ सकती है डेप्शन का रेट ढूंढने के लिए। बोनस की एंट्री हुई है नहीं, अगर ऐसा कुछ नहीं लिखा है तो हम एज्यूम क्या कर लेंगे? स्वाति, अगर मान लीजिए लास्ट डेट का बोनस होता है तो हम मानते हैं एंट्री नहीं कर रखी है, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर का बोनस होता है तो हम मानते हैं उसकी एंट्री हो गई होगी। मैंने इसके अंदर आपको जो क्वेश्चंस दिए थे वो कौन कौन से थे? वैसे तो आप बेहतर है इस लिस्ट से चेक करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, तो आप इस लिस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है खाली कैलकुलेशन ऑफ गुडविल का, ये क्वेश्चन है खाली कैलकुलेशन ऑफ गुडविल माइनॉरिटी प्रॉफिट एंड लॉस का, ये नेगेटिव माइनॉरिटी इंटरेस्ट वाले हैं, ये यूपी हैं, ये सिंपल बैलेंस शीट वाले हैं, ये रीवैल्यूएशन के क्वेश्चंस हैं, ये बोनस के हैं, ये डिविडेंड के क्वेश्चंस हैं, ये मिक्स है, ये सीपीएल के क्वेश्चंस हैं, ये सेम पॉलिसीज के क्वेश्चन और ये प्रॉफिट ऑन सेल के क्वेश्चन है। तो ये शीट आपके एलएमएस पर ऑलरेडी है, इसका मतलब हम अपने पास उसके मुताबिक क्वेश्चन करेंगे। तो ये आपके पास, मैं इसका भी प्रिंट आउट लेने से पहले इसका नंबरिंग देख लूं कि आपने नंबरिंग क्या रखी थी लास्ट। 8वां नंबर लास्ट लिखा था मैंने, तो 8वां नंबर लास्ट हो गया ना, तो अब मैं इसको 9 नंबर दे दूंगा। तो ये मेरे पास आ गया, डिविडेंड का पॉइंट नंबर है 9वां, दिस इज 9, और ये हो गया हमारे पास पॉइंट नंबर 10, ये है 11, ये है 12, ये है 13 और ये है 14। तो ये रिवीजन वीडियो आपको हमेशा मदद कर देगा कि कभी भी आपको रिवाइज करना है तो ये आपको रिवाइज करवा देगा। ओके, ये यहाँ पर रिवीजन वीडियो हमारा समाप्त हो जाता है।